जय हिंद, वंदे मातरम, सुस्वागतम, वेलकम। आपका हार्दिक स्वागत है उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं आप सबका एजुकेटर विक्रम सिंह आपके लिए लेकर आया हूं एसएससी जीडी के लिए T20 सीरीज, जिसके अंदर आप टॉप 20 क्वेश्चंस के बारे में यानी कि रोजाना जो है हम 20 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। रोजाना डिटेल एनालिसिस और साथ ही साथ एक मिसलिनियस बिंदु के बारे में भी हम बात करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। जल्दी से जल्दी एक बार क्लास को शेयर कर दे धमाकेदार तरीके से, जिससे और भी विद्यार्थी जुड़ जाएं। जल्दी से जल्दी भाई साहब ये काम कर दो और लाइक वाले बटन को जल्दी से जल्दी प्रेस कर लो भाई। फिर शुरू करते हैं आज का सबसे पहला व खतरनाक प्रश्न जो आपके लिए आया है। देखिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है? कमल मंदिर, हुमायूं का मकबरा, जंतर मंतर या रेड फोर्ट यानी कि लाल किला। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर इसका होने वाला है कमल मंदिर। क्या होगा? कमल मंदिर जो है ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। बाकी के तीन, हुमायूं का मकबरा भी इस सूची में शामिल है। साथ ही साथ बात कर लें कि जंतर मंतर भी इस सूची में शामिल है और लाल किला यानी कि रेड फोर्ट भी इसके अंदर शामिल है। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? महाराणा प्रताप हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? आप सभी अच्छे से ये जानते होंगे कि महाराणा प्रताप जो है इसका संबंध राजस्थान से माना जाता है। किससे? राजस्थान से इसका संबंध माना जाता है। तो इसका जो हवाई अड्डा होगा ये भी कहाँ पे होगा इसके नाम पर? ये भी राजस्थान में होगा। और राजस्थान का कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? तो राजस्थान का एक जिला जिसका नाम है उदयपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उदयपुर के अंदर जो है महाराणा प्रताप हवाई अड्डा जो है वो स्थित है। महाराणा प्रताप की बात कर ले तो महाराणा प्रताप ने 1576 ईस्वी के अंदर हल्दी घाटी का युद्ध, कौन सा? हल्दी घाटी का युद्ध जो है अकबर के साथ किया था, जिसके अंदर अकबर की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहा था मान सिंह। और इसी युद्ध में ऐसा कहते हैं कि ज्यादातर इतिहासकारों का यही मानना है कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप को अकबर की सेना यानी कि मान सिंह के नेतृत्व के अंदर बुरी तरीके से हराया गया था। तो इस प्रश्न का हमारा बी आंसर जो है एकदम सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, आयुष मंत्रालय के वर्तमान कैबिनेट मंत्री कौन है? यानी कि हु वॉज द प्रेजेंट कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष? आयुष मंत्रालय के वर्तमान में मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल है, धर्मेंद्र प्रधान है, नरेंद्र सिंह तोमर है और हरदीप सिंह पुरी है। तो राइट आंसर इसका क्या होने वाला है? राइट आंसर इसका गाइज होने वाला है क्या? सर्बानंद सोनोवाल जो है ये आयुष मंत्रालय के क्या है? मंत्री है। यानी कि ए आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। और देखिए अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश राज्य में कितने जिले हैं? यानी कि हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश स्टेट, यानी कि आंध्र प्रदेश के अंदर कितने जिले आते हैं? तो आंध्र प्रदेश में आते हैं 26 जिले, यानी कि 26 जिले जो है ये आंध्र प्रदेश के अंदर है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका ए आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न, 2022 में प्रकाशित वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? यानी कि आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल पीस इंडेक्स पब्लिश्ड इन 2022 यानी 2022। तो किसके 2022 के अंदर जो वैश्विक शांति सूचकांक की जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है इसके अंदर भारत की रैंक कौन सी है? तो आप अच्छे से जानते हैं कि 135 जो है इसकी रैंक हो जाएगी, यानी 135वीं रैंक जो है हमारे भारत की रही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? थोड़ा सा प्रश्न में थोड़ा सा वो है, लेकिन अंग्रेजी में एकदम सही लिखा है। हाउ यानी कि हु बिकम द यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो सबसे कम उम्र के भारत के ग्रैंड मास्टर यानी शतरंज के अंदर कौन बने हैं? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी गुकेश। क्या बने हैं? डी गुकेश जो है ये बने हैं। अगला प्रश्न देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य व्यापक रूप से यूरोपीय राष्ट्र पोलैंड जितना बड़ा है? यानी कि भारत का कौन सा जो है राज्य जो है जो यूरोपियन देशों के अंदर यूरोपीय जो है राष्ट्र जो है जिसका नाम है पोलैंड, पोलैंड के इतना बड़ा जो है भारत का कौन सा राज्य है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश जो है ये पोलैंड के इतना बड़ा है, यानी कि डी आंसर इसका क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश से संबंधित बात कर लें दो चार पॉइंट कि मध्य प्रदेश के अंदर कान्हा खिसली राष्ट्रीय नेशनल पार्क है, मध्य प्रदेश के अंदर बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, और मध्य प्रदेश के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा कि मध्य प्रदेश जो है यहीं पर इंदौर शहर जो कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, और इंदौर में ही 400 बस जो है चलाई गई है जो कि जैविक ईंधन से चलाई जाएंगी, जो कि बायोडिग्रेडेबल ईंधन के द्वारा चलाई जाएंगी। साथ ही साथ मध्य प्रदेश को बोला जाता है सोया प्रदेश, और मध्य प्रदेश जो है इसी को टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? टाइगर स्टेट के नाम से भी इसे जानते हैं। और मध्य प्रदेश जो है इस मध्य प्रदेश का एक नेशनल पार्क जिसका नाम है कूनो नेशनल पार्क, इसी कूनो नेशनल पार्क में भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है 8 चीते यहाँ से नामीबा देश से लाए गए हैं अफ्रीका से, जो कि 8 में से 5 जो है मादा चीते हैं और 3 जो है वो नर चीते हैं, और कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में छोड़े गए हैं, नामीबिया से लेकर आए गए हैं। याद रखना, पेपर में जरूर छपे गए। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? यानी कि संयुक्त राष्ट्र सभा के यानी कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली, यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय कौन थे? तो उसका नाम होगा श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। क्या होगा? श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित जो है सबसे पहली अध्यक्ष बनने वाली भारतीय थी। अगला प्रश्न देखिए, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का मुख्यालय है, यानी कि द हेडक्वार्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज आर इट, यानी कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का जो संगठन है उसका मुख्यालय कहाँ पे है? अल्जीरिया में है, लागोस में है, कुवैत में है, वियना में है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि ऑस्ट्रिया की राजधानी, किसकी राजधानी? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना जो है, इस वियना के अंदर जो है ये मुख्यालय है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वियना। ठीक है, डी आंसर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नंदूर मदमेश्वर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? यानी कि नंदूर मदमेश्वर जो पक्षी अभ्यारण्य है, यानी कि वेयर इज लोकेटेड नंदूर मदमेश्वर बर्ड सब्सक्राइबरी, यानी कि ये कहाँ पे स्थित है? तो पक्षी अभ्यारण्य के बारे में पूछा गया नंदूर। तो नंदूर पक्षी अभ्यारण्य जो है ये महाराष्ट्र के अंदर जो है स्थित है, यानी कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र राज्य के अंदर आप जानते होंगे कि आपको एक तो लोनार झील देखने को मिलती है महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र में एक लावणी तमाशा जो है ये लोक नृत्य आपको महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलेंगे, लावणी और तमाशा लोक नृत्य। महाराष्ट्र राज्य जो है, इसी महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत अगर हम बात कर लें तो महाराष्ट्र राज्य के अंदर इसकी राजधानी है मुंबई, और यही मुंबई जो है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई जो है सालसेट द्वीप के ऊपर स्थित है। कौन से द्वीप के ऊपर स्थित है? सालसेट द्वीप के ऊपर स्थित है। और इसी सालसेट द्वीप की बात कर लें तो यही सालसेट द्वीप जो है यानी कि भारत के मेनलैंड से जो है थोड़ा सा कटकर बीच में से फंसा हुआ सा एरिया है। कभी अगर मैपिंग के अंदर बात करेंगे तो बताया जाएगा आपको। और इसी सालसेट के द्वीप के ऊपर स्थित क्या है? मुंबई शहर स्थित है। और मुंबई जो है हमारे भारत की जो है आर्थिक राजधानी क्या है? तो मुंबई है। अगला प्रश्न देखिए, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2022 के विजेता कौन है? यानी कि मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जो है 2022 का जो हुआ है इसके विजेता कौन बने हैं? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? लुइस हैमिल्टन नहीं होगा भाई साहब। किसी भी एक जो है 2022 के ग्रैंड प्रिक्स में लुइस हैमिल्टन ने जीत हासिल नहीं की है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सर्जियो पेरेज। सर्जियो पेरेज जो है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2022 में विजेता बने हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आसन
बैराज पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आसन बैराज पक्षी अभ्यारण्य, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। आसन बैराज पक्षी अभ्यारण्य कौन से राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड जो है इसके अंदर स्थित है। और उत्तराखंड के बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि उत्तराखंड जो राज्य है यहाँ पे आपको नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलेगा और यहीं पर आपको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है, जिसे वर्तमान में नाम दे दिया गया है राम गंगा के नाम से। किस नाम से जानते हैं? राम गंगा नेशनल पार्क के नाम से वर्तमान में जानते हैं। पुराना नाम इसका हेली नेशनल पार्क हुआ करता था। और यही उत्तराखंड राज्य के जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है, जिसे आप गैरसैंण के नाम से जानते हैं, तो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी होगी? गैरसैंण होगी। उत्तराखंड राज्य जो है इसी में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, और यहीं पर आपको देखने को मिलेगा राजाजी नेशनल पार्क जो है, ये कौन से राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में है। और उत्तराखंड राज्य जो है यह किसके साथ सीमा बनाता है? तो उत्तराखंड एक तो देखो चाइना के साथ में बनाता है, और एक किसके साथ? नेपाल के साथ में सीमा बनाने का कार्य करता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपको एक तो नीति दर्रा मिलेगा, एक इसमें माना दर्रा आपको देखने को मिलेगा, और एक आपको इसमें देखने को मिलेगा लिपू लेखला दर्रा जो है, ये देखने को मिलेंगे। लिपू लेख दर्रा जो है इससे मानसरोवर झील के लिए क्या जाता है? तो मानसरोवर झील के लिए यहाँ से रास्ता निकल करके जाता है, जो कि कैलाश पर्वत के अंदर स्थित है। तो राइट आंसर इसका गाइज हमारा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। एक्सप्लेनेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि एक्सप्लेनेशन से जो है प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं हैं। देखिएगा अगला प्रश्न, तारा अय्यर किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है? तारा अय्यर जो है ये कौन से खेल से संबंधित है, किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो तारा अय्यर की बात कर ले तो तारा अय्यर जो है ये टेनिस के खिलाड़ी हैं। किसके खिलाड़ी हैं? टेनिस के खिलाड़ी हैं तारा अय्यर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, निजाम गोल्ड कप का संबंध किससे है? निजाम गोल्ड कप जो है ये किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है, गुड़दौड़ से संबंधित है, पोलो से संबंधित है, हॉकी से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये गुड़दौड़ से संबंधित है। किससे? गुड़दौड़ से संबंधित है। एक चीज याद रखना भाई, ये जो पोलो दिखाई दे रहा है ना, इसी पोलो खेलते समय 1210 ईस्वी के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ये ध्यान रखना, ठीक है। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक जो है घोड़े के ऊपर खेला जाता है बैठ करके चौगान या पोलो, और इसी चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिर गया, और गिरने के कारण भाई साहब धड़ाम देसी नाड़कट देनी सी टूट गई, समझ रहे हैं? इसकी गर्दन जो है वो टूट गई, और टूटने के बाद ये मारा गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। मलय किस देश की भाषा है? मलय कौन से देश की भाषा है? तो आप अच्छे से समझ पा रहे हैं ऑप्शन के आधार पर। देखो आप, मलय कौन से देश की भाषा है? तो मलय मलेशिया की भाषा है। किसकी? मलेशिया की भाषा क्या है? मलय है। ठीक है, एक प्रश्न और इसमें से बनता है कि चीन की भाषा, ये बहुत बार पूछी जाती है, मिंडेरिन। चीन की भाषा कौन सी है? मिंडेरिन। विश्व के अंदर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली, विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? मिंडेरिन है, जो कौन से देश की है? चीन की है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर इसका गाइस हो जाएगा हमारा ए आंसर। चलिए अगला प्रश्न, और देखिए अगला प्रश्न, प्रसिद्ध बेनेश्वर मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में है? बेनेश्वर मेला जो है कौन से राज्य में संबंधित है? तो बेनेश्वर मेला जो है ये भारत के राजस्थान राज्य से संबंधित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। देखिए राजस्थान के बारे में बात कर ले, राजस्थान राज्य जो है, इस राजस्थान राज्य के वर्तमान में अगर मुख्यमंत्री पूछ लिए जाए तो अशोक गहलोत साहब होंगे, और राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कलराज मिश्र होंगे। राजस्थान में एक तो आपको सांभर झील देखने को मिलेगी, यहीं पर आपको डीडवाना झील देखने को मिलेगी। राजस्थान के अंदर ही आपको यहाँ पे नक्की झील, देबर झील, आना सागर, फतेह सागर, उस्मान सागर, ये जो झीलें हैं ये देखने को मिलेंगी। यहीं पर आपको देबर झील देखने को मिलेगी, और राजस्थान के ही अंदर आपको देखने को मिलेगा केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य, और राजस्थान के अंदर ही आपको मिलेगा
राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा। और सरिस का नेशनल पार्क जो है ये भी कहाँ पे मिलेगा आपको, राजस्थान राज्य में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ राजस्थान के अंदर और बात कर ले तो राजस्थान राज्य से संबंधित, जैसे आप राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले स्थान पर आने वाला राज्य है, यानी फर्स्ट रैंक रखता है। राजस्थान राज्य जो है यह पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर की क्या बनाता है, बाउंड्री बनाता है। राजस्थान राज्य की बात कर ले तो राजस्थान के जयपुर के अंदर, राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर, इसी जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी। क्या कहते हैं, पिंक सिटी के नाम से जयपुर को जानते हैं। और जयपुर जो है, इसी जयपुर में भारत का पहला अंगदाता स्मारक कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो अंगदाता स्मारक भी कहाँ पे बनाया जा रहा है, भारत का पहला जयपुर के अंदर बनाया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राजस्थान, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, सिक्कमारी किस राज्य की नृत्य शैली है? सिक्कमारी कौन से राज्य की नृत्य शैली है? तो कौन से राज्य से संबंधित है सिक्कमारी नृत्य शैली? सिक्किम राज्य से। कौन से राज्य से? सिक्किम राज्य से। सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक है और सिक्किम के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा जेमू ग्लेशियर। क्या देखने को मिलेगा? जेमू ग्लेशियर जो है ये सिक्किम में आपको देखने को मिलेगा। और सिक्किम जो है ये भारत का ही नहीं पूरे विश्व का जो है सबसे पहला जैविक राज्य बनने वाला जो है कौन सा था, तो जैविक स्टेट कौन सा बना है? सिक्किम बना है। सिक्किम के अंदर यहाँ पे जो आइसक्रीम भी आती है वो भी पत्ते के बाउल बने हुए बाउल के अंदर आती है। सिक्किम में बोतल जो है ये प्लास्टिक की लकड़ी को काटकर फिर बनाई गई है। ठीक है, तो यह सिक्किम के अंदर जो है अलग से जो है हर एक चीज जो है जैविक राज्य बन चुका है सिक्किम। और सिक्किम के अंदर से जेमू ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है तिस्ता। क्या नाम है? तिस्ता नदी जो है ये निकल कर आती है जेमू ग्लेशियर से। सिक्किम जो है यह एक तो नेपाल के साथ सीमा बनाता है, एक भूटान के साथ सीमा बनाता है और एक मिही आंखों वाले चाइना के साथ ये सीमा बनाता है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका गाइस हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, पाइका किस राज्य की नृत्य शैली है? पाइका कौन से राज्य की नृत्य शैली है? तो पाइका कौन से राज्य की नृत्य शैली है? झारखंड की है, छत्तीसगढ़ की है, मध्य प्रदेश की है या बिहार की है? तो राइट आंसर क्या होगा गाइस इसका? पाइका जो है ये झारखंड की नृत्य शैली है। कौन से राज्य की है? झारखंड राज्य की नृत्य शैली कौन सी है? तो पाइका जो नृत्य शैली है ये झारखंड राज्य से संबंधित है। अब इसके बारे में, झारखंड के बारे में बात कर ले तो भाई साहब झारखंड के बारे में आप जानते होंगे, झारखंड की राजधानी रांची है। क्या है? रांची है। झारखंड जो है, इस झारखंड के अंदर आपको देखने को मिलेगा छोटा नागपुर का पठार। क्या देखने को मिलेगा? छोटा नागपुर का जो पठार है ये पठार देखने को मिलेगा। अब छोटा नागपुर का जो पठार है ये झारखंड रांची में है, झारखंड के अंदर है। और छोटा नागपुर के पठार की बात कर ले तो इसे ही कहा जाता है भारत का रूर प्रदेश। क्या कहते हैं? भारत का रूर प्रदेश छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। अब छोटा नागपुर का जो पठारी क्षेत्र है इसे एक नदी जिसका नाम है दामोदर नदी, कौन सी? दामोदर नदी जो है ये दो पार्ट्स में बांटती है, जिसमें एक कहा जाता है रांची का पठार, एक कहा जाता है हजारीबाग का पठार के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? झारखंड, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पाइका नृत्य शैली झारखंड की है और सिक्कमारी नृत्य शैली जो है ये सिक्किम की है। तो दोनों याद रख लेना, पाइका झारखंड और सिक्कमारी जो है ये सिक्किम राज्य से संबंधित है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला है हमारा एक मिसलेनियस बिंदु। भाई साहब खतरनाक आदमी के बारे में बात करेंगे, क्यों आया भारत में, क्या जरूरत पड़ी इसे भारत में, तो इस आदमी के बारे में हमें चर्चाएं करनी है, महमूद गजनवी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? महमूद ऑफ गजनी के बारे में बात करेंगे, जो कि गजनी से भारत में आया था। क्यों आया, क्या जरूरत पड़ी इसे भारत में आने की, देखना भाई साहब एक एक चीज के बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो आप जानते हैं कि महमूद गजनवी जो है ये भारत में आया क्यों, कैसे क्या आया, कौन से वंश से संबंधित था। एक जगह है अफगानिस्तान में जिस जगह का नाम है गजनी। उसी गजनी नामक जगह पर एक वंश चला करता था और उसी वंश का नाम था गजनी वंश। इसी गजनी वंश में एक राजा शासन करता था, यानी कि गजनी वंश के संस्थापक जिसका नाम था अलाप्तगीन। क्या नाम था? अलाप्तगीन। और इसी अलाप्तगीन का कोई भी यानी कि उत्तराधिकारी नहीं था, ना तो इसके बेटा था और ना ही इसके बेटी थी। इसीलिए इसने अपने गुलाम को अपना उत्तराधिकारी बना दिया जिसका नाम था सुबुक्तगीन।
सुबुक्तगीन। और उसी सुबुक्तगीन की बात कर ले तो उसी सुबुक्तगीन ने भारत पर सबसे पहला तुर्क आक्रमण किया। तो भारत पर सबसे पहला टर्किश आक्रमण या तुर्क जो है आक्रमण किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? तो सुबुक्तगीन के द्वारा किया गया था 987 ईस्वी में सबसे पहले किया गया था। और ये आक्रमण किसके ऊपर करता है? तो भाई साहब इस समय पेशावर के अंदर शासन कर रहे थे भारत के एक राजा जिसका नाम था, जो कि पेशावर में शासन कर रहे थे, और उस राजा का नाम था जयपाल। जयपाल पे आक्रमण किया, लेकिन जयपाल और जो है सुबुक्तगीन के बीच में भिड़ंत के अंदर जयपाल ने सुबुक्तगीन को बुरी तरीके से धोया और जयपाल के आक्रमण के कारण यहां से डरकर भाग गया सुबुक्तगीन, भागकर चला गया वापस गजनी में। फिर उसके बाद में वापस भारत की तरफ आता है, ये वापस दोबारा से 996-98 के अंदर ये आता है भारत में। और आकर के जब दोबारा से जयपाल पर ये आक्रमण करता है तो जयपाल ने भाई साहब इसको बुरी तरीके से धोया और अब की बार इसकी क्या कर डाली? सुबुक्तगीन की कर डाली हत्या। जैसे ही सुबुक्तगीन की हत्या हुई तो भाई साहब उसी का बेटा हुआ, यानी कि जो सुबुक्तगीन था, इसी सुबुक्तगीन का पुत्र कौन था? तो इसी का पुत्र था महमूद गजनवी। और यही महमूद गजनवी अपने पिता की मौत के बाद गजनी के सिंहासन पर बैठा। और जैसे ही ये गजनी के सिंहासन पर बैठा तो भाई साहब गजनी के सिंहासन पर बैठने के बाद में यह चुपचाप नहीं बैठा, कसम खाकर बैठा था कि मैं मेरे पिता की मौत का बदला तो लेकर रहूंगा ही रहूंगा तेरे से, तुझे तो अब खुदा भी जिंदा नहीं बचा सकता। और हर साल भारत के ऊपर जब तक जीऊंगा तब तक एक आक्रमण जरूर करूंगा। इसीलिए इतिहासकार कहते हैं कि गजनवी ने 1000 ईस्वी से और 1027 ईस्वी तक भारत में लगभग कितनी बार आक्रमण किया? तो भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार आक्रमण किया भाई साहब? 17 बार आक्रमण किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बार बार पेपर में छपता है भाई साहब ये प्रश्न कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो रट लेना कितनी बार? 17 बार भारत के ऊपर आक्रमण किया था। किसने? महमूद गजनवी ने। ठीक है, एकदम समझ में आया ये बात। उसके बाद में आगे चलते हैं। सबसे पहला आक्रमण इसने किया 1000 ईस्वी में। कब किया? सबसे पहला जो अटैक किया था इसने, सबसे पहला जो आक्रमण किया था वो 1000 ईस्वी के अंदर किया था। कब किया था? 1000 ईस्वी के अंदर। ठीक है, कोई भी इसे ज्यादा हासिल लूटपाट करके वापस चला गया। लेकिन उसके बाद में 1001 ईस्वी के अंदर, 1001 ईस्वी के अंदर, क्योंकि 1000 ईस्वी में जब आया तो इसने जयपाल पर आक्रमण किया। भाई साहब जयपाल में और इसके बीच में युद्ध बराबरी पर छूट गया। उसके बाद में 1001 ईस्वी में इसने जयपाल को हराया। जयपाल को क्या किया? जयपाल को हराया, जो कि पेशावर में शासन कर रहा था। इस जयपाल को हराया और भाई साहब हार के कारण जयपाल ने अपने आप ने क्या कर ली? आत्महत्या। क्या कर ली? आत्महत्या। अपने अपमान को सहन नहीं कर पाया और इसी कारण जयपाल जो है इसने आत्महत्या कर ली। अब आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसा पहला हिंदू राजा कौन था जिसने सबसे पहले यानी कि आत्महत्या की? तो आत्महत्या करने वाला हिंदू राजा कौन सा हुआ सबसे पहला? तो उसका नाम क्या हो जाएगा? जयपाल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में बात कर ले 1008 ईस्वी में। कब? 1008 ईस्वी में। तो 1008 ईस्वी में जो है जयपाल का बेटा हुआ करता था जिसका नाम था आनंदपाल। क्या नाम था? आनंदपाल। इस आनंदपाल की बात कर ले तो इसको हराया किसने? गजनवी ने। उसके बाद में इसने अपना सबसे एक जो है प्रसिद्ध आक्रमण, एक आक्रमण प्रसिद्ध था इसका जिसने वो भी किया, जो 1013 और 1014 की बात करें तो इसने एक मंदिर है जिसका नाम है स्थानीश्वर। ये स्थानीश्वर मंदिर जो है ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र में है। कहाँ पे है? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में है। यहाँ पे आक्रमण किया और श्री कृष्ण भगवान, कौन से भगवान? भाई साहब श्री कृष्ण, लॉर्ड कृष्णा जो है इसकी मूर्ति को यहां से क्या करवा दिया? खंडित करवा दिया। इसी के आधार पर फिर इसे कहा जाने लगा भारतीय इतिहास में, महमूद गजनवी को ही फिर कहा जाने लगा भारतीय इतिहास में क्या? चक्रास्वामी। क्या कहा जाने लगा? चक्रास्वामी के नाम से इसे भारत में जाना, यानी कि चक्रास्वामी जो है श्री कृष्ण भगवान को कहते हैं और उन्हीं की मूर्ति को खंडित करवाया। इसी कारण से इसे कहा गया भारत में मूर्ति भंजक। क्या कहा गया? भारत में इसे मूर्ति भंजक के नाम से जाना गया।
तो भारत में मूर्ति भंजक किसे कहते हैं? महमूद ऑफ गजनवी को कहा जाता है। इसके बाद में बात कर ले, इसने अपना सबसे फेमस अटैक कब किया? तो इसने अपना सबसे प्रसिद्ध आक्रमण 1025 ईस्वी के अंदर। और 1025 ईस्वी में कौन सा आक्रमण था इसका? ये 16वां आक्रमण। कौन सा आक्रमण था? 16वां आक्रमण था। और किया कहां पे था? सोमनाथ मंदिर पर। कौन से मंदिर पर? सोमनाथ मंदिर। और ये सोमनाथ का मंदिर कहां पे है भाई साहब? तो सोमनाथ का मंदिर जो है ये गुजरात राज्य के अंतर्गत आता है। कौन से राज्य में आता है? गुजरात राज्य में ये आता है सोमनाथ का मंदिर। इसके ऊपर आक्रमण किया। इस समय गुजरात के राजा कौन थे? भीम प्रथम। कौन था? भीम प्रथम जो है इस समय गुजरात का राजा था। अभी इसी भीम प्रथम जो है इसी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, इस सोमनाथ के मंदिर का। तो इसी मंदिर आक्रमण के समय यहां से सोने का गेट और इस सोने के इस मंदिर के अंदर भरा हुआ सोना उसको लूट कर ले गया था। और जा रहा था, जाते समय राजस्थान से जैसे ही गुजर कर निकल रहा था तो राजस्थान के जाटों ने इससे वो सोना सारा वापस लूट लिया। और जैसे ही वो सोना वापस लूटा तो उसके बाद में यह गजनी जाकर और दोबारा से 1027 ईस्वी में अपना अंतिम आक्रमण, कौन सा? अंतिम आक्रमण, जिसका नाम था 17वां आक्रमण। कौन सा आक्रमण था भाई साहब? 17वां आक्रमण किया ही किसके खिलाफ? जाटों के खिलाफ किया, यानी कि जाटों को हराया। किसको हराया? जाटों को हराया इसने। और जाटों को हरा तो दिया, लेकिन भाई साहब इसमें खुद भी इतना ज्यादा घायल हो गया कि अपने आप को दोबारा से सरवाइव नहीं कर पाया। और 1030 ईस्वी में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। लेकिन एक प्रश्न यहां से बनता है कि इसने भारत में सबसे पहले गाजी और सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला कौन था? तो भारत में सबसे पहले गाजी की उपाधि और सुल्तान की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई थी? तो गाजी व सुल्तान की उपाधि भारत में सबसे पहले जो है महमूद गजनवी के द्वारा धारण की गई थी। अब देखना, गाजी और सुल्तान की उपाधि इसने खुद अपनी मर्जी से धारण की थी, इसे किसी के द्वारा दी नहीं गई थी, खुद ने अपनी मर्जी से धारण की थी। ठीक है, इसीलिए जो है ये प्रश्न भी यहां से पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके जो कुछ दरबारी कवि रहे हैं उनके बारे में प्रश्न जरूर पूछा जाता है। एक इसका दरबारी कवि था अल बरूनी। दरबारी कवि थे इसके, जिसका नाम था अल बरूनी। इसी अल बरूनी की बात कर ले तो अल बरूनी जो था, इस अल बरूनी ने किताब उल हिंद, किताब उल हिंद पुस्तक किसने लिखी? तो अल बरूनी ने लिखी है, जिसे तहकीक ए हिंद भी आप कहते हैं। ठीक है, एक लेखक और रहा है जिसका नाम था फिरदौसी। इसी फिरदौसी ने लिखी थी शाहनामा। तो शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी है। ठीक है, तो ये दोनों लेखकों के बारे में भी आपको याद रखना है कि अल बरूनी इसके दरबारी कवि दरबार में रहा करते थे, जो इसके सबसे प्रसिद्ध कवि रहा करते थे, जो इसके साथ 1014 ईस्वी में भारत भी आए थे। ठीक है, इन्हीं के द्वारा किताब उल हिंद पुस्तक लिखी गई, जिसे तहकीक ए हिंद भी कहा जाता है। और इसका एक दरबारी कवि हुआ करता था जिसका नाम था फिरदौसी, जिसने शाहनामा नामक जो है पुस्तक लिखी थी, किताब लिखी थी। तो राइट, कोई भी प्रश्न पूछे किताबों से इन दोनों में से तो आप दे सकते हैं राइट आंसर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही अच्छे से जो है समझ में आया होगा। आज हमने महमूद गजनवी के बारे में बात की, कल हम बात करेंगे महमूद ऑफ गोरी के बारे में, यानी कि मोहम्मद गोरी के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में यस का कमेंट लिखें, और साथ ही साथ क्लास को अगर लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने साथियों में। जाते जाते आपको ये खुद का कर्तव्य होना चाहिए कि रोज हम कम से कम 5 विद्यार्थियों में इस सीरीज को जरूर शेयर करें, क्योंकि हमारा ये कर्तव्य बनता है कि कोई हमारे लिए इतना सपोर्ट कर रहा है तो हम भी उसके लिए शायद थोड़ा बहुत सपोर्ट तो कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा मोटिवेशन बन जाएगा, आपका थोड़ा सा काम हो जाएगा, आप थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।